नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का देखिए आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आप सभी को कमेंट ये आ रहा है सर इससे जो बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है रोशन सर के द्वारा इसको पूरा करवा दीजिए। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बता दें इसमें आपको देखिए 63 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और वर्ष 2010 से लेकर के आपका 24 जितना भी आपका बिहार पुलिस का पेपर हुआ है पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको देखिए सीरीज 1 निकाला गया है, आपका सीरीज 2 जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए इसका हम इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। दोस्तों जब आप इसका कंटेंट पे आएंगे तो देखिए कंटेंट में थोड़ा सा एक बार हम आपको बताते हैं। मैंने बहुत सारा देखिए सेट अपलोड कर दिया, जैसे देखेंगे तो आपका सेट नंबर 1 थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि आपको दिख पाए अच्छे तरीके से। देखिए सेट नंबर 1 मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जो आपको आगे में दिखाते हैं है ना 10 के बाद आपका 10 11 12 ये सब मैंने अपलोड कर दिया है। और ये देखिए आपको जो दिया गया है जैसे आपका देखिए सेट नंबर 6 7 8 9 और ये 10 जो आपका दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका देखिए पूरा दिया गया है, वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है 500 क्वेश्चन और टोटल आपका देखिए 5 सेट है, इसको मैंने अपलोड कर दिया है 2500 क्वेश्चन यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखेंगे तो आपका यहाँ तक मेरे 12 तक जो है अपलोड कर दिया है, इसका आपको प्लेलिस्ट भी दे देंगे हम। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 13 देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो जो है 14/5/2023 को पेपर हुआ था, इसी को आज हम देखने वाले हैं। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ही सेट आपका 7 सेट आपका और बच जाएगा। तो आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसको हम जो है पूरा इसको समाप्त कर ही देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 13 हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका परीक्षा तिथि की बात करते हैं तो आपको देखिए 14 मई को पेपर हुआ था 2023 में बिहार पुलिस मद्य निषेध का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, और देखिए इसके पहले का मैंने बहुत सारा जो है सेट अपलोड कर दिया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। इसका जो है प्रॉपर मैंने जो है इसका जो प्लेलिस्ट है बना दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसको मैथ को हम स्किप करेंगे और सीधे जो है हम जीके जीएस को फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो है जीके जीएस 5 नंबर से शुरू हो रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू हो रहा है कि सामान्य प्रकाश के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये होगा अवतल और उत्तल होते हैं। देखिए बिहार जो पुलिस आपका क्वेश्चन बैंक है ज्ञान बिंदु का, आप इसको पूरा देखिए। अगर आप इसको 2 से 4 बार देखते हैं तो आपका रिवीजन जो है 50 से 60% रिवीजन आपका यहीं से हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल और जो डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। देखिए ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए जो है काम आता है। द्विफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष है ना जरा दृष्टि दोष पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है और जरा दृष्टि दोष में न निकट और न ही दूर की वस्तु जो है दिखाई देती है। आँख में जरा दृष्टि दोष होने का कारण है समंजन क्षमता का कम हो जाना। अक्सर ऐसे दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिखरना, देखिए आपका भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दीर्घ तरंग विकिरण पृथ्वी के उत्सर्जन 3.0 से लेकर के आपका 100 माइक्रोन बीच तरंग दैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण है और इसका उपयोग वायुमंडल तापीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में किया जाता है। देखिए दीर्घ तरंग विकिरण को स्थलीय विकिरण, थर्मल अवरक्त विकिरण या थर्मल विकिरण के रूप में दोस्तों जो है किया थर्मल विकिरण के रूप में किया थर्मल विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दोस्तों, आगे डिस्कशन है कि थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा आप सभी लोग। देखिए दीर्घ तरंग विकिरण की प्रक्रिया में चालन, संवहन एवं विकिरण शामिल है। अब वही चालन की बात करते हैं। जब वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब चालन एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ठोस में उष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। अब देखिए संवहन की बात करते हैं तो किसी द्रव्यमान या पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति द्वारा उष्मा का जो है स्थानांतरण संवहन कहलाता है। संवहन केवल द्रव्यों है ना द्रव तथा गैसों में होता है, ठोसों में नहीं। अब देखिए विकिरण की बात करते हैं तो सभी वस्तुएं चाहे गर्म हो या ठंडी निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। ठंडी वस्तुओं की तुलना में गर्म वस्तुएं इकाई क्षेत्र में अधिक ऊर्जा जो है उत्सर्जित करती हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए बिखरना यानी प्रकीर्णन की बात करते हैं। जब प्रकाश की तरंगे धूल के कण निलंबन में पानी के कणों के विलयन में निलंबित कणों जैसे छोटे निकायों पर गिरती है तो उन्हें सभी दिशाओं में बिखेर देती है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखरना कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का जो है उदाहरण है। आंसर आपका सी होगा, जैसे एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा।
देखिए, एक समान या अनवरत त्वरण एक प्रकार की गति है जिसमें वस्तु का वेग प्रत्येक समान अवधि में समान मात्रा में जो है बदलता रहता है। एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिरा रहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का अनुभव करता है, इसलिए इसका त्वरण स्थिर होता है और गति समान रूप से तेज हो रही होती है। एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण, जैसे एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, एक स्काई डाइवर का विमान से बाहर कूदना और एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि समान त्वरण का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। ग्राफ का ढलना वस्तु का त्वरण बताता है। त्वरण का वेग समय ग्राफ इस प्रकार आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, किसी निकाय की प्लवनशीलता एवं निमज्जन यानी प्लवनशीलता के विपरीत एक दूसरे के सापेक्ष घनत्व पर निर्भर करता है। यदि निकाय का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक हो तो निकाय डूब जाएगा। दूसरी तरफ अगर निकाय का घनत्व तरल से कम हो तो उसके ऊपर जो है तैरने लगेगा। यदि निकाय और द्रव्य का घनत्व एक दूसरे के बराबर हो तो वे संतुलन में आ जाते हैं और तैरने लगते हैं। अगला है कि प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है या जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोणों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप इसका फिगर देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे। देखिए, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति में यानी सबसे तेज गति से चलती हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठोस जो है सही उत्तर होगा। देखिए, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती हैं। यह मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण को संचारित होता है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल जो है कम होती है। देखिए, ठोसों एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्था के कारण ही ध्वनि की चाल जो है धातुओं में अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ठोस की बात करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम में देखेंगे तो हो जाएगा 6420 मीटर प्रति सेकेंड। निकेल की बात करते हैं 6040 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील का हो जाएगा 5960 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा का हो जाएगा 5950 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपको देखिए 25 डिग्री सेल्सियस में, आपका यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और पारा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 0 डिग्री है 1450 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कांच यानी फ्लिंट की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 3980 और यहाँ पर है 5640 हो जाएगा। द्रव यानी इथेनॉल की बात करते हैं 1207 मीटर प्रति सेकेंड और 0 डिग्री की बात करते हैं 1213 मीटर प्रति सेकेंड। पानी का हो जाएगा 1481। अगला है गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में हो जाएगा 1284, यहाँ पर 1269 है। हीलियम का हो जाएगा 665, वायु को हो जाएगा 346, यहाँ पर 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन का हो जाएगा 316। अगला है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो हो जाएगा एशिया माइनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा एशिया माइनर। अब देखिए, आर्यों के मूल निवास के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग है। जैसे प्रो मैक्समुलर की बात करते हैं तो एशिया माइनर मध्य एशिया, और बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधो प्रदेश। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो आपका तिब्बत, और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड आपका दक्षिणी रूस। और गंगानाथ झा की बात करते हैं तो ब्रह्मर्षि है ना, ब्रह्मर्षि देश हो जाएगा। और क्या है दोस्तों आपका गाइल्स महादेव हंगरी अथवा डैन्यूब नदी घाटी। प्रोफेसर पेंका की बात करते हैं जर्मनी के मैदानी भाग। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्समुलर के एशियाई यानी एशिया माइनर मध्य एशिया बैक्ट्रिया क्षेत्र के विचारों से सहमत हैं कि आर्यों का मूल निवास जो है एशिया माइनर था। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो दादा भीम नौरोजी हो जाएंगे। दोस्तों, इस पीटी का देखिए आपका जो है एक करंट अफेयर जो है होमवर्क से स्टार्ट होने वाला है 4 जुलाई से। आपको दिखा देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका 4 जुलाई से जो है आपका स्टार्ट होने वाला है और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री होने वाला है। इसमें आप देखिए रोजाना जो है 4 पेज का होमवर्क दिया जाएगा और वही 4 होमवर्क में से आपको जो है 100 क्वेश्चन जो है तैयार किया जाएगा टेस्ट के फॉर्म में, और टेस्ट का आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। 30 दिन में आपको जो है बुक जो है समाप्त करना है। बस आप 6 महीना आप हमसे जुड़ के देखिए, आपका जो है करंट अफेयर बहुत ही बेहतर हो जाएगा।
और ये जो स्पीड का करंट अफेयर है, आपको पता है कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो आपको करना क्या है, जो आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 7084280433, आप इसे मैसेज कीजिए। मैसेज ऐसे ही करेंगे तो आपको ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। और 4 तारीख से जो है आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा आपका होमवर्क सीरीज, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर आपको मैंने बता ही दिया है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। देखिए दादा भाई नौरोजी का जन्म जो है 4 सितंबर 1825 को हुआ था। आगे चलकर दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक सदस्य रहे। वे 3 बार 1886 में, 1893 में और 1906 के कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहे थे, है ना, अधिवेशन के। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। इन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। अगला कि 1892 में उदारवादी दल के प्रत्याशी के रूप में उन्हें फिंसवरी निर्वाचन क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है चुना गया। वे इस पद के लिए जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए गांधी इरविन समझौता, दोस्तों गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन को लेकर दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौता में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी निम्न बातों को जो है स्वीकार किए थे। जैसे पहला की बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का जो है बहिष्कार नहीं करेगी। आगे है गांधी इरविन पैक्ट को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का, है ना, महात्माओं का मिलन कहा है। तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः जो है समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर हो जाएगा प्रजापति। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए होगा प्रजापति। देखिए ऋग्वैदिक काल के सबसे आपको जगह सबसे प्रमुख देवता इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति यानी सृजन का देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है। उत्तर वैदिक काल के 2 अन्य प्रमुख देवता इंद्र पशुओं के देवता व इस विष्णु की बात करते हैं तो लोगों का पालन माने जाते हैं। देखिए इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी। अंततः कुछ वर्णों के अपने अलग ही देवता हो गए थे। जैसे पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब जो है शूद्रों के देवता हो गए। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी BC बनर्जी हो जाएंगे। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी AO ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में किया गया था। और इसका प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं BC बनर्जी तथा सचिव की बात करते हैं तो आपके AO ह्यूम थे। अगला कि पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले जो सदस्यों की संख्या थी आपके 72 थी। और प्रारंभ में इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर इसका नाम जो है चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जमात खान मस्जिद बलबन। यही देखिए गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी हो जाएगा। देखिए जमात खान मस्जिद का निर्माण जो है 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने करवाया था। यह मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती दरबाह बड़े निजाम उल दीन औलिया तीर्थ परिसर में सबसे बड़ी संरचना है। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना जो है युद्ध मतलब आपकी जगह गृह युद्ध है ना, हथियारों के बिना गृह युद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा किया था। देखिए सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में मोहम्मदन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में किया था। इसका नाम बदलकर जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है कर दिया गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखेंगे। देखिए, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा वाटरलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वाटरलू। देखिए, वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उसकी जो है मृत्यु हो गई। वाटरलू का युद्ध जो है 18 जून 1855 को बेल्जियम में हुआ था। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। इस युद्ध में नेपोलियन की सेना ब्रिटिश और एशियाई सेना से हार गई। देखिए, नेपोलियन का जन्म जो है 1769 ईस्वी में भूमध्य सागर के कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बना था तथा 5 मई 1821 को जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। तो फ्रीक्वेंट क्या पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको आराम से बना भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी होगा। और 21 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 का देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। 22 का बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्या है दोस्तों, 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप आराम से वीडियो रोक के बनाइएगा, पूरा जीके जीएस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का सी हो जाएगा। आते हैं 25 नंबर। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्या दोस्तों, 26 नंबर है ना, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आते हैं 27 नंबर पे। देखिए 27 नंबर क्या है देखते हैं दोस्तों। उससे पहले देखिए आपको बता दें कि धाकड़ बैच आपका जो है कि स्टार्ट किया गया है। धाकड़ बैच में देखिए आपको क्या बेनिफिट, सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपका धाकड़ बैच है। इसमें देखेंगे तो आपको जो है पूरा 80 दिन का जो है टारगेट रखा गया है। और ये आप देखेंगे तो बिहार पुलिस के लिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। तो अभी देखिए आपका बिहार पुलिस का रिसेंट एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें करंट अफेयर और जो आपका बिहार स्पेशल बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हमने डाला हुआ है। और जीके जीएस तो आपका है ही। आपको बता दें दोस्तों, इसमें देखिए विशेषता आपको पता है, मैंने टेलीग्राम पर PDF इसका अपलोड किया था। 100 प्रश्न आपका टेस्ट के माध्यम से होगा और 100 प्रश्न का जो है आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और पूरा जो करंट अफेयर का होने वाला है, 1 साल का आपका करंट अफेयर होने वाला है। और देखिए 149 रुपये जो प्राइस रखा गया है आपके लिए, आपका 99 रुपये हमने प्राइस रख दिया है, क्योंकि आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा है सर बिहार पुलिस वालों के लिए कुछ कीजिए। तो बिहार पुलिस वाले के लिए बात करते हैं तो आपका आज मतलब आज हमारा जो डेट होने वाला है दोस्तों आपका 28 तारीख है। तो 28 से और 29 तारीख के बीच में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 99 रुपये जो है पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है 20 नंबर होने वाला है। करीबन 60 प्रैक्टिस सेट आपका और बचा हुआ है। तो 60 प्रैक्टिस सेट 2 महीना आपको हो जाएगा। जैसे आपका बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म हो जाता है तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो आप 99 रुपये पेमेंट कीजिए। और पेमेंट आपको देखिए QR आपको दिख रहा है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर ये जो आपका नंबर है 7084280433, पेमेंट जैसे ही आप करते हैं तो ये जो आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप ये व्हाट्सअप नंबर पर आप इसको जो है भेज सकते हैं। तो आज ही जाइए, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्रॉपर तरीके से 9 PM में आप जो है सेट बनाइए, ठीक है। देखिए आते हैं 27 नंबर पे कि निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। देखिए लक्षण ग्रंथ आपका नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा आप सभी लोग। इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? बिहारी होगा। देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करके बताइए शुद्ध वर्तनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा फुर्तीला जो है आपका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर आप पढ़ लीजिए, आपको हम वीडियो यहाँ पर आप रोक दे रहे हैं, आप इसको पढ़िए। और इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका 29 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही आपको प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रात्रि का पर्याय नहीं है, रात्रि का पर्याय नहीं है तो आपको देखिए सर्जनी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा सर्जनी। आगे हमारा है कि सही विकल्प चुन करके बताइए। सर्वज्ञ क्या? सर्वज्ञ की बात करते हैं जिसे सब विषय में जानकारी हो, ठीक है, उसको जो है सर्वज्ञ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन है, यानी कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला के विपरीतार्थक बताइए। अनुराग का क्या होगा उल्टा? तो आपका विराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विराग। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो, उसको देखेंगे तो जो है सुवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुवक्ता, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 35 का आंसर बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको आराम से बना लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पे। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये आपको होगा तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। देखिए तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नार एड्रिनलिन नामक रासायनिक द्रव्य
न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, देखिए मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में जो है विभक्त हुआ है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखिए तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर जो है बना है, ठीक है, मस्तिष्क और आपका मेरुरज्जु हो जाएगा। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। स्वयं तंत्रिका तंत्र, देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सबसे आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों, है ना, वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। अगला हमारा है कि वायुजनित रोग है, तो आपको हो जाएगा जैसे आपका तपेदिक होगा, डिप्थीरिया होगा और आपको निमोनिया होगा। तो आंसर आप देखेंगे तो उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही होगा। मानो या ना मानो, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी हैं। यह प्रोटीन है जिसे कहते हैं क्या, इसको देखेंगे तो हम कहते हैं केराटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केराटिन। देखिए बात करेंगे ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट उपचायक है ना, उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित कर देता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजन, यह यानी इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हेपेरिन की बात करते हैं, इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कान की मांसपेशियां। अवशेषी अंग वैसे अंग जिनकी उपयोगिता मनुष्य के लिए अब समाप्त हो चुकी हो। उदाहरण अपेंडिक्स, साइनस, कान की मांसपेशी, अरेक्टस, पीली और टॉन्सिल्स, नरों में निपल्स आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके संचय के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होती है? ऑप्शन नंबर बी होगा लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वो आपका कौन सा है? तो कोलेनकाइमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी। जब इसमें हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन निर्माण करता है। स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक, इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण जो है मोटी हो जाती है। दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन जो है प्राप्त यानी प्रदान करता है। अगर बात करेंगे पेरेन्काइमा के बारे में, मृदुतक के बारे में, तो इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज से बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान रहता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी राजधानी रहती है। यह नए तने जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। यह पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। अब बात करेंगे फाइबर। यह स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। यह मृत कोशिका होती है। यह मुख्यतः पौधे की आंतरिक सहायता प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं में तृष्णा और कठोरता किसके द्वारा जो है प्रदान की जाती है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि पादप कोशिकाओं में तृष्णा और कठोरता कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं प्रदान कर जाती हैं। अगला की राजधानियों में कोशिका रस भरा होता है। कोशिका रस में खनिज व कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में है आपका पार्श्व प्रविभाजी होगा। देखिए पार्श्व प्रविभाजी ऊतक ये ऊतक तने की परिधि या मूल में पाए जाते हैं। ये तने की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं तथा ये ऊतक तने तथा जड़ में द्वितीय वृद्धि करते हैं, जिससे तने व जड़ की चौड़ाई में वृद्धि होती है। समुद्र के पानी में यानी पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या होगा? वाष्पीकरण। देखिए वाष्पीकरण घटकों को इसके अवाष्पीय घटकों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं।
उदाहरण देखिए, समुद्री जल से नमक की पुनः प्राप्ति। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जो है न्यूट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ स्किन यानी गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का उपयोग जो है या फिर प्रयोग दोस्तों जो है किया जाता है? तो हो जाएगा आपका प्रवलित ग्लास हो जाएगा, आंसर होगा प्रवलित ग्लास। देखिए, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए लैक्सन बहुलक का जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है, लैक्सन का। अगला है कि तत्व एक्स किसका जिसका परमाणु क्रमांक 16 है? इसका उत्तर हो जाएगा एक अधातु का। आप इसको समझिएगा कि तत्व है ना, तत्व जिसकी जैसे एक्स यहाँ पर देखेंगे तो तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह एक अधातु है। तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है तथा जो ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। ये संख्या में 22 हैं और इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। अगला है कि अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं तथा इनके ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16 है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनाती है, जो जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। अंतः सल्फर परमाणु क्रमांक 16 एक अधातु है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सेपरेटिंग फनल जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए, सेपरेटिंग फनल पृथककारी कीप सेपरेटिंग फनल पृथककारी कीप की सहायता से हम दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपस में न मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में जो है पृथक हो जाते हैं। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को पृथक करना, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना आदि। चलिए सब देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगला है वर्मी कंपोस्ट होता है तो एक जैव उर्वरक होगा। देखिए, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या फिर केचुआ पालन भी कहा जाता है। गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, कृषि अवशेष, शहर के कूड़ा करकट इत्यादि खाकर केचुओं द्वारा जो है प्राप्त मल से तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। देखिए, केचुआ यहाँ पर लिखा गया है कि केचुआ के अवशेष मल, उनके कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषण तत्वों की अपचित जैविक पदार्थों का केचुए मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उपयुक्त तापमान, नमी युक्त हवा तथा जैविक पदार्थ मिलने पर केंचुए अपनी संख्या बढ़ाने के साथ गोबर एवं वनस्पतिक अवशेष आदि को सड़ाकर जैविक खाद यानी उर्वरक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या फिर करते रहते हैं। ये आपको देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका आंसर जो है कीड़ा हो जाएगा। ये भी देखिए रीजनिंग का ही प्रश्न है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। ये भी देखिए आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर, इसका आंसर आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। ये भी आपका हो जाएगा, इसका देखिए स्टार बना के दिया गया लेकिन इसका सॉल्यूशन दिया गया, आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए आते हैं 55 नंबर। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो हो जाएगा अमरावती जो है सही होगा, अमरावती। आगे बढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू हैं। बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना जो है चालू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि बिहार के कुछ प्रमुख योजना देखेंगे, जैसे मिशन परिवर्तन। देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। और यहाँ पर है कि हर घर गंगा जल योजना, इस योजना के तहत गंगा के पानी को पाइप लाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में लोगों को उपलब्ध जो है कराया गया है या फिर करवाना है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, इस योजना के तहत ऑनलाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर या बेड की जानकारी लेना है। और फिश ऑन व्हील्स योजना, टीबी मरीजों के उनके घर पर ही मछली चावल खाने की जो है व्यवस्था कराना है। आगे है कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल है ना विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा सरबजोत सिंह। ऑप्शन नंबर बी होगा सरबजोत सिंह।
75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा उत्तराखंड। करंट अफेयर का है। करंट अफेयर के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, पूरा करंट अफेयर आपका एक से बाहर, मतलब कोई भी प्रश्न देखिए आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम अलग तरीके से आपका होमवर्क करवा रहे हैं। आप होमवर्क पढ़िए और उसी में से जो है 100 क्वेश्चन का आपको टेस्ट करवाएंगे, फिर देखिए आपका स्कोर कैसे बढ़ता है। आपका एक एक टॉपिक जो है करंट अफेयर का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र कपानी, ऑप्शन नंबर बी। यह ग्लास और प्लास्टिक से बना एक बहुत पतला फाइबर है जो कुछ यानी कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बहुत कम हानि के साथ लंबी दूरी के डेटा स्थानांतरण के लिए हल्का, तेज और उपयोगी होता है। अगला है कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 ग्राम यूरेनियम 235 द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयले से उत्पादित ऊर्जा के समान होता है। यूरेनियम की खोज जो है 1789 में मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ द्वारा जो है किया गया था। आगे है कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है? तो ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया है ना, प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। आप याद रखिएगा इसको। देखिए, जब रिएक्टर एक ऐसे विन्यास में होता है कि प्रत्येक विखंडित परमाणु से एक न्यूट्रॉन और एक विखंडन का कारण बनता है, तब परमाणु इकाई को क्रिटिकल कहा जाता है। निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? तो ये आपको हो जाएगा एम्स दिल्ली, जो है सही उत्तर हो जाएगा एम्स दिल्ली। देखिए, इसके लिए दिल्ली अग्निशमक सेवा के साथ समझौता किया गया है। वर्तमान में दिल्ली एम्स के निर्देशक कौन हैं? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम जो है बंद कर दिया है? तो आपका याहू जो है सही उत्तर हो जाएगा याहू। देखिए, कंपनी ने कहा है कि देश में डिजिटल सामग्री प्लेटफार्मों के विदेशी स्वामित्व को सीमित करने वाले नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के कारण वह अपना व्यापार भारत में न्यूज, क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मेकर्स इंडिया की सर्विस बंद कर दी है। हालांकि यूजर्स के लिए पहले की तरह याहू ईमेल और सर्च सर्विसेज जो है चलती रहेंगी। अगला है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला, इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ओलंपिक में उपयोग होने वाला ज्वाला प्राचीन तथा आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक होता है। इसे जलाने की शुरुआत जो है 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ जो है 6 अप्रैल 1896 को फ्रांस में बैरोन पियरे डी कोबार्टिन प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में दोस्तों आपका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? दिला सेठ, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी है, याद रखिएगा, बनी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा राज कपूर, जो है इसका सही होगा राज कपूर। देखिए, राज कपूर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध शहनाई से है और लता मंगेशकर की बात करते हैं तो पार्श्व गायिका से, मतलब पार्श्व गायिका हैं। सत्यजीत रे का भारत रत्न पुरस्कार से 1992 में जो है सम्मानित किया गया था। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक बनने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम का शुरू किया है? तो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत में बच्चों के लिए सुरक्षा का वैश्विक बी इंटरनेट ओसम कार्यक्रम शुरू किया गया है और गूगल ने भारतीय कॉमिक किताबों के प्रकाशन अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम शुरू किया है ताकि 8 महत्वपूर्ण इंटरनेट सुरक्षा पाठों को भारतीय भाषाओं में आपस में जोड़ा जा सके। गूगल ने इसके अलावा इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 भारतीय भाषाओं में एक नया गूगल सुरक्षा केंद्र भी शुरू किया है। उसने अपने नीति विश्लेषकों, सुरक्षा विशेषज्ञों सहित भारत के ट्रस्ट सुरक्षा टीमों को समर्पित अपने संसाधनों में वृद्धि भी किया है।
अब देखिए यहाँ पर देखेंगे गूगल की जो स्थापना है मोनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएसए 4 सितंबर 1998। संस्थापक की बात करते हैं तो सर्गेस ब्रिन, लैरी पेज। इसकी जो सहायक कंपनी जो है आपका यूट्यूब और डबल क्लिक और गूगल वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, यही गलत आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 19 नवंबर 1998 को किया गया है। एनएससी सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं या फिर करते हैं अध्यक्षता। गृह, रक्षा, वित्त तथा विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह 3 सदस्य यानी 3 स्तरीय संगठन है, जैसे आपका राजनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। आगे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके जो है सचिव के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या है देख लेते हैं। तो कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो अवसादी चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अवसादी चट्टान। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देखिए पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% से 75% भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में इसके केवल 5% योगदान है। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। लोएस इसके जो है उदाहरण है। लोएस देखिए अवसादी चट्टानों का नाम अवसाद ढोने वाले कारकों और उनके जमाव के संदर्भ में रखा जाता है, जैसे नदीकृत अवसादी चट्टान, झील, सरोवरी अवसादी चट्टान, हिमानीकृत अवसादी चट्टानें आदि। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। मानव घर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप को। देखिए कुछ पहले यानी कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे आपका सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता। चीन और भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के एशिया में ही स्थित हैं। एशिया में वैश्विक जनसंख्या का लगभग जो है 60% आबादी निवास करती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया जो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल जो है आपका 4,95,79,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, याद रखिएगा। आगे के निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जो है दोस्तों आपका जाना जाता है। तो कटमई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए धुआं ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआओं को सोल फतारा कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए ईरान का कोह सुल्तान धुआरा तथा न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 46.60, सिलिकॉन की बात करते हैं तो 27.72, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 8.13 और लोहा की बात करते हैं तो 5% और कैल्शियम की बात करते हैं 3.63% हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण जो है नहीं हुई है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ज्वालामुखी गतिविधि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण जो है नहीं हुआ है। नदी परियोजनाओं पर उठे अधिकतर आपत्तियां उनके अपने उद्देश्यों में विफल हो जाने के कारण है। बाढ़ है ना, बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने के दिशा में बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। इन बाढ़ों से न केवल जान माल का नुकसान होता है अपितु बहुत बड़े स्तर पर जो है मृदा अपरदन भी हो जाता है। अगला की बहुउद्देशीय योजना के कारण जो है भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारी, फसलों में कीटाणु जनित बीमारी और प्रदूषण फैलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। जैसे
एक सेकंड, यहाँ पर दिया गया है कि आपका कौन सा विशिष्ट सही है। तो समुद्री भूमध्य रेखा क्षेत्र में गर्म महासागर, यही देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं। देखिए, वायु द्रव्यमान वायु राशि वैश्विक ग्रहीय पवन प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्षांश के संबंध में 4 मूल स्रोत क्षेत्रों के अनुसार वायु द्रव्यमान को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे आपका ध्रुवीय ठंडा, आर्कटिक बहुत ठंडा, विषुवतीय बहुत मतलब गर्म और बहुत नम, और उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं तो आपका गर्म हो जाएगा। देखिए, समुद्री भूमध्य रेखीय स्थित 25 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण तक होगा, और समुद्री उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं तो यह गर्म नम प्रायः अस्थिर होता है। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि गर्मी के मौसम के दौरान मध्य या निचले अक्षांश में शुष्क या रेगिस्तान क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। महाद्वीपीय ध्रुवीय की बात करते हैं तो यह ठंडा, शुष्क तथा स्थिर होता है। यह मुख्य रूप से एशिया के उच्च अक्षांशीय क्षेत्र या कनाडा में विकसित होते हैं। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। तो इसका आंसर देखिए स्टार बना के दिया गया है। देखिए, शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से मिलाम हिमनद में है, जहां इसे जो है गौरी गंगा के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे जो है काली या चाय कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। देखिए, राम गंगा नदी गोरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग यानी इलाहाबाद में इसका संगम गंगा नदी में होता है। अगला कि एस आकार का महासागरीय कटक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य अटलांटिक कटक। देखिए, मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई जो है आपको 14,000 किलोमीटर है। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रिंस एडवर्ड कटक तथा सोकोत्रा कटक हिंद महासागर में स्थित है। पूर्वी प्रशांत कटक प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लोकसभा के लिए देखेंगे दोस्तों आपका जो है 25 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए देखिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष और विधानसभा के लिए आपका जो है 25 वर्ष हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है, तो आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 71 के 1 में वर्णित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है किया जाएगा और इसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाए तो इसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अविधिमान्य यानी विधि शून्य नहीं होंगे। अगला है किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में वर्णित है कि संघ केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है तो हो जाएगा 40 हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243, बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या जो है 75 आपका हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है कहाँ से लिया है, तो हो जाएगा कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका के स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आदि अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार आदि ब्रिटिश संविधान यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा ये प्रश्न पूछता है। देखिए, भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूची और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र को नामित किया गया है, जिसमें प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना
की गई है। अगला कि भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पर आधारित क्षेत्र है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम राज्य पर है। मुंबई उच्च न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य के अतिरिक्त दादर, नगर हवेली एवं दमन और दीव यानी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तृत है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र पंजाब एवं हरियाणा राज्य के अतिरिक्त चंडीगढ़ यानी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तृत है, याद रखिएगा। भारत के 7 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के 1 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तृत है। न्यायालय का नाम और अधिकार क्षेत्र, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु, पुडुचेरी। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर लद्दाख होगा। केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा। देखिए भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 का 1 हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के घ के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार जैसे आप देखेंगे तो पहला में आपका वाक्य एवं अभिव्यक्ति का शांतिपूर्ण और निरायुक्त सम्मेलन। तीसरा में देखेंगे तो संगम या संघ सरकारी समिति बनाने का। चौथा में हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वज्ञ इन सर्वत्र आबाद संयंत्र यानी संचरण का। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी निवास करने और बस जाने का। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 21 में घोषणा किया है किसी व्यक्ति को इसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित जो है किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राष्ट्रीय आय समान है तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। अगला कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है तो 1948 की औद्योगिक नीति के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया है और देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था का जो है नींव भी रखा गया था। अंततः स्पष्ट है कि 1948 की औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है चुना गया है। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है तो प्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सार्वजनिक वस्तुएं गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी होती है और सामान्यतः समाज के सभी सदस्यों को सार्वजनिक कराधान के माध्यम से निःशुल्क दी जाती है। कानून का प्रवर्तन, राष्ट्रीय रक्षा और कानून व्यवस्था सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं। सार्वजनिक वस्तुओं में स्वच्छ वायु और जल जैसी बुनियादी आवश्यकता भी शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी HDI का एक घटक नहीं है? तो आपका स्टार बना के दिया गया है। देखिए मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक यानी पाकिस्तान और अमर्त्य सेन भारत ने किया था। देखिए मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें निम्न घटक शामिल होते हैं: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मिश्रित बैंकिंग हो जाएगा। देखिए भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली मिश्रित बैंकिंग का उदाहरण है। मिश्रित बैंकिंग एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां बैंक वाणिज्यिक और औद्योगिक दोनों तरह की बैंकिंग करते हैं। देखिए वाणिज्यिक और बैंक इंडस्ट्री अथवा बिजनेस को लंबी अवधि के लिए जो है ऋण देता है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइम फ्लोर जो है सही हो जाएगा, प्राइम फ्लोर, माफ कीजिएगा प्राइस फ्लोर। देखिए प्राइस फ्लोर वह तंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोका जाता है।
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्राइस फ्लोर पर जो है अधिक है। ठीक है। अगला है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किया जाता है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा जो है की गई सिफारिशों पर जो है अंतिम निर्णय लेती है। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन, और उसके बाद सब्सिडी हो जाएगा। देखिए योजना व्यय की बात करते हैं तो योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले सभी व्यय को योजनागत व्यय कहते हैं, जैसे बिजली उत्पादन, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास, सड़क, पुल, नहर इत्यादि निर्माण। गैर योजनागत व्यय, देखिए योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी प्रकार के व्यय को गैर योजना व्यय के रूप में जाना जाता है, जैसे ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा व्यय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को संवैधानिक हस्ताक्षरण। अब यहाँ पर कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया, तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर वगैरह सब आपको दिख ही रहा होगा, दिखा देते हैं आपको ताकि आप इसको बना पाएँ। तो दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है, और उसके बाद हम जो कल देखेंगे या आपका मद्य निषेध का पेपर देखेंगे, और यहाँ पर जो है दूसरा मतलब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 16/10/2022 को एक ही पाली में पेपर हुआ, तो उसको हम देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया आप उसको जाइए रिवीजन कीजिए। आपको जो है जो प्लेलिस्ट है आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप उसको जो है आराम से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।